बारिश की वो काली अंधेरी रात थी। दो दोस्त राजू और रमेश इस बारिश की रात में चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी राजू बोला, भाई रमेश, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ राजू, बिल्कुल सही कहा तुमने। मौसम तो बहुत अच्छा है। ये रात बारिश और चाय वाले काका की एक कड़क चाय। भैया रमेश, बस एक ही चीज की कमी है। कैसी कमी? ऐसे माहौल में आज अगर रामू काका की कहानी हो जाती तो मजा ही आ जाता। हाँ राजू, रामू काका की कहानी सुनकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम सिर्फ कहानी सुन रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कि हम वो कहानी जी रहे हैं। हाँ भैया। अभी राजू इतना बोला ही था कि तभी उधर से बारिश में भीगते हुए रामू काका आए। रामू काका को देखकर रमेश बोला, अरे राजू देखो, अभी हम रामू काका की बात ही कर रहे थे कि रामू काका आ गए। बैठिए रामू काका। कैसे हो तुम लोग? हम ठीक है काका। काका, आज हमें आपकी कहानी सुनने का बहुत मन कर रहा है और मौसम भी कितना अच्छा है। हाँ काका, आज कोई अच्छी सी डरावनी कहानी सुनाइए ना। ठीक है, सुनाता हूँ। आज मैं तुम लोगों को भैरवपुर की कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। गांव का नाम था भैरवपुर। एक छोटा सा गांव, ना ज्यादा लोग ना ज्यादा आवाज। दिन भर यहाँ जिंदगी नॉर्मल लगती थी। खेत, मिट्टी और लोग अपनी ही दुनिया में मशगूल। पर जैसे ही सूरज धीरे धीरे ढलने लगता, गांव बदलने लगता। शाम होते ही जैसे पूरा भैरवपुर सांस रोक लेता था। लोग बिना बात किए घर की तरफ बढ़ने लगते। दरवाजे बंद होते, खिड़कियां बंद होती और गलियों में रह जाता सिर्फ सन्नाटा। गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी जड़ों के बीच एक पूरा आदमी छुप सके। दिन में वो बस एक पेड़ लगता था, पर शाम के बाद उसके पास से गुजरते वक्त लोग अपनी नजर तक ऊपर नहीं उठाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये बात सूरज ढलने के बाद उस पीपल के पास कोई नहीं जाता। ये बात वार्निंग जैसी नहीं लगती थी, ये नियम जैसी थी। और भैरवपुर में नियम तोड़ने वालों के बारे में कभी बात नहीं होती। बस कुछ घर अचानक खाली हो जाते थे, पर कोई ये नहीं बताता था क्यों। राघव शहर से आया एक स्कूल टीचर था। शहर जहां रात भी जिंदा रहती है, जहां अंधेरा सिर्फ लाइट बंद होने का नाम होता है। लॉजिकल सोच, प्रैक्टिकल दिमाग और गांव की कहानियों पर ज्यादा भरोसा नहीं। इसी सोच के साथ वो भैरवपुर में पोस्टिंग लेकर आया था। पहली शाम जब उसने अपना सामान कमरे में रखा तो उसे लगा थोड़ा बाहर घूम आता है, गांव को देख लेता है, लोगों से मिल लेता है। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसे कुछ गलत महसूस हुआ। घड़ी में सिर्फ 7 बजे थे, पर पूरा गांव जैसे रात के लिए बंद हो चुका था। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, कहीं से कोई आवाज नहीं, ना बच्चों की हंसी, ना रेडियो, ना बातचीत। कोई है? कोई है? चीत उसकी आवाज गली में गूंजकर वापस उसी के कान में लौट आई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कब उसकी नजर गांव के बीचों बीच खड़े उस पीपल के पेड़ पर पड़ी। पेड़ वहां था, पर उसके आसपास एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे गांव ने उसे जानबूझकर अकेला छोड़ दिया हो। राघव ने बस एक पल के लिए उस पेड़ की तरफ देखा और उसे लगा जैसे पत्ते बिना हवा के हिल रहे हो। पर बस थकान है और कोई बात नहीं है। लगता है थकान के कारण भ्रम हो रहा है। पर दिल के किसी कोने में पहली बार एक छोटा सा सवाल पैदा हुआ। लोग इतनी जल्दी दरवाजे बंद कर रहे, रात से या किसी चीज से? और इसी के साथ भैरवपुर ने राघव के दिमाग में पहला बीज बो दिया, डर का नहीं, शक का। अभी सुबह राघव स्कूल जाने के लिए घर से निकला ही था कि एक बुढ़िया ने उसे रास्ते में रोक लिया। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें बहुत ज्यादा गहरी। मास्टर जी, सूरज डूब जाए तो बाहर मत निकलना। राघव थोड़ा रुका, फिर मुस्कुराया। दादी, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ मन का भ्रम है। राघव के लिए ये सिर्फ गांव की पुरानी बातें थी। बुढ़िया ने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा, उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। आंखें भर आईं। उसने भारी आवाज में कहा,
हम भी नहीं करते थे जब तक उसने पहला इंसान नहीं लिया। राघव के चेहरे से हंसी अचानक चली गई। कौन? किसने लिया? बुढ़िया ने पीपल के पेड़ की तरफ सिर्फ एक नजर डाली और कुछ बोले बिना आगे बढ़ गई। राघव वहीं खड़ा रह गया। उसके कान में बुढ़िया के शब्द बार बार गूंज रहे थे। पहला इंसान। ये पहला इंसान क्या है? और पहली बार उसे लगा शायद भैरवपुर की चुप बिना वजह नहीं है। स्कूल का दिन ज्यादा लंबा नहीं लगा, पर राघव का मन कहीं और ही अटका हुआ था। बुढ़िया के शब्द बार बार दिमाग में घूम रहे थे। स्कूल छूटने के बाद वो स्टाफ रूम में बैठा था जब चौकीदार श्यामलाल धीरे से अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया अंदर से। मास्टर जी, आपसे एक बात कहनी थी। राघव ने सिर उठाया। क्या हुआ श्यामलाल? श्यामलाल ने कुछ पल इधर उधर देखा, फिर बोला, यहाँ पहले भी एक मास्टर आए थे। राघव का ध्यान तुरंत उस पर चला गया। पहले? कब? पिछले सावन, बिल्कुल आप जैसे, शहर से। तो फिर क्या हुआ उनका? श्यामलाल चुप हो गया, फिर खिड़की के बाहर पीपल के पेड़ की तरफ देखा। एक रात, बस एक रात, और सुबह उनका कमरा खाली था। खाली मतलब? श्यामलाल, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। बिस्तर ठीक था, कपड़े वहीं थे, पैसे भी। सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो खुद। गांव सब लोगों ने उन्हें खोजा, खेत, जंगल, कुआं, पर हर रास्ता जाकर रुक गया पीपल के नीचे। पीपल के नीचे? वहां क्या मिला? पैरों के निशान, बस निशान। किधर जाते हुए? जाते हुए नहीं मास्टर जी, सिर्फ आने के। उनके पैरों के निशान पीपल के नीचे आकर रुक गया। राघव को लगा जैसे कमरा थोड़ा ठंडा हो गया हो। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर वो कहीं गया नहीं तो फिर गया कहां? और उस शाम घर लौटते वक्त राघव ने देखा पीपल के नीचे मिट्टी आज भी गीली थी, और जैसे ही उसने अपनी नजर हटानी चाही, उसे लगा किसी ने उसे दूर से देख लिया हो। इसी पल भैरवपुर की कहानी उसके लिए सिर्फ कहानी नहीं रही, वो धीरे धीरे वार्निंग बनने लगी। उस रात राघव जल्दी सो गया, या शायद सो ही नहीं पाया। कमरा शांत था, दिया जल रहा था, पर बाहर का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। अचानक आधी रात को उसकी आंख खुल गई। कोई सपना नहीं, बस एक अजीब सा एहसास, जैसे किसी ने उसका नाम लेने की कोशिश की हो। उसने कान लगाकर सुना, और तब एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन खुरच रहा हो। आवाज बाहर से आ रही थी, पीपल की तरफ से। राघव उठकर खिड़की के पास गया। अंधेरे में पीपल का पेड़ बिल्कुल अकेला खड़ा था, पर उसके पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। फिर आवाज आई, इस बार बिल्कुल धीरे। मास्टर, राघव का दिल जोर से धड़का। बुढ़िया की बात याद आ गई, आवाज आए तो जवाब मत देना। राघव ने खिड़की बंद कर ली, और पहली बार उसे महसूस हुआ भैरवपुर की रात सिर्फ चुप नहीं होती, सुनती भी है। सुबह राघव की आंख थोड़ी देर से खुली। कमरा शांत था, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो, पर उसका दिल इस बात को मानता नहीं था। वो चारपाई से उतरा। पैर जमीन पर पड़ते ही उसे कुछ गीला महसूस हुआ। राघव ने नीचे देखा तो देखा कि वहां मिट्टी के निशान थे, गीली मिट्टी के। वो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकला। आंगन में नंगे पैरों के निशान थे, साफ गहरे निशान घर से शुरू होते थे और सीधे जा रहे थे पीपल के पेड़ की तरफ। राघव ने एक पल के लिए सांस रोक ली, और तब उसे सबसे ज्यादा डरावनी बात समझ आई। निशान सिर्फ जाते हुए थे, आने का एक भी नहीं। मैं रात को बाहर गया ही नहीं, तो ये मिट्टी के निशान यहां कैसे? पर मिट्टी कुछ और ही कह रही थी, और इसी पल उसे महसूस हुआ भैरवपुर में रात के बाद सिर्फ यादें और खामोशी नहीं रहती, निशान भी रह जाते हैं। उसी दिन शाम को गांव के कुछ बुजुर्ग राघव के घर आए। ज्यादा बात नहीं की, ज्यादा सवाल भी नहीं, बस दरवाजे के पास खड़े रहे, जैसे अंदर आने से डरते हो। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा,
जो आज सुबह देखा उस पर भरोसा मत करना। राघव ने हैरानी से पूछा। मतलब? बुजुर्ग ने पीपल की तरफ देखा और कहा, वो सिर्फ बुलावा था। बुलावा किसका? बुजुर्ग ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। जो पेड़ के नीचे रहता है। पर क्यों? और कौन रहता है पेड़ के नीचे? राघव का गला सूख रहा था। हर सावन उसे एक चाहिए। कौन? बुजुर्ग ने आंखें झुका ली। जो रुक जाए। उस रात पीपल के पत्ते फिर से बिना हवा के हिले और पहली बार राघव को समझ आया, ये गांव भूत से नहीं इंतजार से डरता है। उस रात भैरवपुर और ज्यादा चुप था, जैसे गांव सांस भी धीरे ले रहा हो। राघव ने दरवाजा बंद कर लिया, खिड़कियां भी, पर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे दरवाजा बंद करने के बाद भी कुछ अंदर आ चुका हो। घड़ी में 12 बजते ही पीपल के पत्ते जोर से सरसराए। इस बार आवाज बाहर से नहीं, बिल्कुल दरवाजे के पास से आई। मास्टर। राघव की सांस अटक गई। उसने आंखें बंद कर ली और तब उसे महसूस हुआ जमीन धीरे धीरे ठंडी हो रही है। उसने आंखें खोली, उसे घुटन हो रही थी। उसे लगा अगर वो दरवाजा नहीं खोलेगा तो सांस ही रुक जाएगी। तो उसने कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई घर के अंदर आया हो। राघव ने जब कमरे के दरवाजे के पास की जमीन को अच्छे से देखा तो देखा कि गीली मिट्टी के नए निशान थे और निशान अंदर की तरफ आ रहे थे। तभी राघव को पीछे से किसी के बुलाने की आवाज सुनाई दी। मास्टर। राघव डरते हुए पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि पीछे कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी। तभी राघव बोला, कौन? अगले दिन सुबह हुई, पर भैरवपुर में वो सुबह वाली आवाज नहीं थी। ना मुर्गा बोला, ना बच्चों की हंसी सुनाई दी, जैसे रात गांव को छोड़कर गई ही ना हो। राघव के घर का दरवाजा अभी भी बंद था। गांव वाले बाहर आ चुके थे, पर कोई पास नहीं जा रहा था। सब दूर खड़े थे, चुप, नजरें झुकी हुई। फिर धीरे धीरे गांव के बुजुर्ग पीपल के पेड़ के पास जमा होने लगे। वहां की मिट्टी फिर से गीली और ताजी थी, जैसे रात भर उसे खुराचा गया हो। उस मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान थे। इस बार सिर्फ चलने के नहीं, रुकने के भी, जैसे कोई थोड़ी देर खड़ा रहा हो और फिर नीचे उतर गया हो। पीपल के बिल्कुल पास एक चीज पड़ी थी, राघव के जूतों का एक पूरा जोड़ा, अंदर मिट्टी भरी हुई, गीली ठंडी। किसी ने कुछ नहीं कहा। पुलिस को बुलाने की बात भी नहीं हुई, क्योंकि यहां पुलिस से पहले इंतजार होता था। एक बुजुर्ग ने आंखें बंद करके धीरे से कहा, इस साल का हिसाब पूरा हो गया। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे डूबा और जैसे ही आखिरी रोशनी गई, पीपल के नीचे एक नई परछाई उभर आई, थोड़ी लंबी, थोड़ी ज्यादा गहरी। गांव के लोग अपने अपने घर लौट गए। दरवाजे बंद हुए, खिड़कियां बंद हुई। भैरवपुर फिर से सांस रोककर बैठ गया। और आज भी अगर कोई नया शहर से आए और शाम के बाद बाहर निकलने की कोशिश करे तो कोई उसे नहीं रोकता, बस इतना कहता है, सूरज ढलने के बाद पीपल के पास मत जाना। पर कोई ये नहीं बताता कि अगर सूरज ढलने के बाद अगर बाहर गए तो क्या होगा, क्योंकि कुछ चीजें समझाई नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। कहानी खत्म होते ही चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए राजू ने पूछा, काका, पर उस परछाई ने राघव को क्यों ले गई? राघव की क्या गलती थी? मुझे पता था तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आएगा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। भैरवपुर का एक नियम था कि रात में दरवाजा मत खोलना और उसके बातों का जवाब मत देना। राघव ने रात में दरवाजा खोला और उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ा और जवाब दिया, और अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो वो उसे साथ ले जाएगी। राघव ने इस नियम का पालन नहीं किया, इसलिए राघव के साथ ऐसा हुआ। अच्छा, अब समझा। इसलिए गांव के लोग रात में दरवाजा नहीं खोलते थे।